नमस्कार बच्चों, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का अगला लेक्चर शुरू करते हैं। पिछली बार कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमने सीएफएस वैल्यू निकाली थी। किस चीज की निकाली थी? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। परंतु हम इसके साथ साथ हम टेट्राहेड्रल भी हमारे सिलेबस में है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की भी हम सीएफएस वैल्यू निकालते हैं कि सीएफएस वैल्यू किस प्रकार चेंज होती है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में क्या फर्क होता है, और एनर्जी के जो ऑर्बिटल की एनर्जी होती है वो किस प्रकार डिफरेंट होती है। हमने देखा था कि ऑक्टाहेड्रल में बच्चों ये 2 ऑर्बिटल ऊपर चले गए थे और 3 ऑर्बिटल नीचे चले गए थे, नीचे आ गए थे। ये कौन कौन से थे? dx² - y² एंड dz², या फिर और मोटा मोटा बोलूं तो वो ऑर्बिटल थे जो एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट थे। एंड नीचे आए हैं वो ऑर्बिटल कौन से हैं? dxy, y, z और zx जो इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट थे। अब हम बच्चों क्या बात करते हैं? हम टेट्राहेड्रल की बात करते हैं। तो टेट्राहेड्रल को ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर बच्चों आपको मैं बता चुका हूं। टेट्राहेड्रल को समझने से पहले एक डायग्राम को समझना होगा कि टेट्राहेड्रल लाइगेंड्स होते हैं वो किस प्रकार अरेंज्ड होते हैं, मतलब मेटल एटम के ऊपर किस प्रकार अरेंज्ड होते हैं कि टेट्राहेड्रल लाइगेंड्स। अब देखते हैं पहले ये क्यूब, इसकी स्ट्रक्चर समझो बच्चों, बहुत जरूरी है इसकी स्ट्रक्चर समझनी, क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर नहीं समझोगे तो आपको इनकी अरेंजमेंट समझ में नहीं आएंगी, और अरेंजमेंट समझ में नहीं आएंगी तो ऑर्बिटल कहां से आ रहा है, कौन सा ऑर्बिटल किस मतलब कौन सा ऑर्बिटल लाइगेंड के साथ ज्यादा इंटरेक्ट कर रहा है और कौन सा कम कर रहा है। अगर जो लाइगेंड ऑर्बिटल के साथ ज्यादा इंटरेक्ट कर रहा है फेस टू फेस या उसके ज्यादा पास आता है तो एनर्जी उसकी ऑर्बिटल की राइज अप हो जाती है और उसकी एनर्जी को हम ऊपर दिखा देते हैं। इज इट ओके और नोट बच्चों? तो ये क्यूब मैंने यहां पर बना लिया। अगर आप नोट करोगे तो बच्चों ये सेंट्रल मेटल एटम हमने यहां पर लिख दिया। टेट्राहेड्रल लाइगेंड कैसा होता है? जैसे कि CH4 की क्या होती है? CH4 की स्ट्रक्चर होती है। तो बच्चों ये CH4 मान के चलता हूं तो एक लाइगेंड यहां पर होगा, एक यहां पर होगा और एक यहां पर होगा। आपस में सारों का एंगल 109.28 डिग्री होगा। इज इट ओके? तो अगर हम क्यूब में इसे लिखना चाहता हूं बच्चों, क्यूब में लिखना चाहता हूं मैं, तो मतलब 2 अपोजिट फेस के ऊपर कैसे 2 अपोजिट फेस के ऊपर लाइगेंड्स को दिखा दो आप। ठीक है, अब क्यूब आपको पता है कि ये यहां से अटैच कर दो और ये यहां से अटैच कर दो, ये यहां से अटैच कर दो, ये यहां से अटैच कर दो। ये अब यहां पर देख सकते हो बच्चों ये सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल एटम है। तो क्यूब पता है ये साइड बाहर है, हमने 2D में बनाया, ये साइड बाहर है, तो मतलब ये इस साइड ऐसे होगा। क्या होगा? इस साइड यहां से होगा, ये एटम है वो यहां होगा और ये अपनी सही पोजीशन पर अरेंज्ड है और ये यहां होगा। तब आप इस स्ट्रक्चर को समझो। तो बच्चों इसमें मैं क्या करता हूं, ठीक है, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, ये बच्चों एक्स एक्सिस मान ली मैंने, ये वाई एक्सिस मान ली मैंने, वाई एक्सिस मान ली बच्चों मैंने, ये जेड एक्सिस मान ली। तो अब यहां से देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये सही है बिल्कुल, और ये वाई एक्सिस है ना, पिछली बार जेड बनी थी बाहर की तरफ बच्चों। ठीक है, अब आप देखोगे अगर इन बिटवीन लाइगेंड ऐसे प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो लाइगेंड कहां से आने हैं? LY यहां से आएगा बच्चों, और जो LZ था वो यहां से इसको अप्रोच करेगा, वो LX है बच्चों, सॉरी LX, और एक और लाइगेंड यहां से इसको अप्रोच करेगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि लाइगेंड्स होते हैं वो ऑन द एक्सिस होते हैं, आपको पता ही है मतलब कैसे अरेंज होते हैं। ऑक्टाहेड्रल पे यहां से आता है और यहां से आता है, तो इसमें लाइगेंड्स कहां होंगे? यहां से आएगा, यहां से आएगा और यहां से आएगा, लाइगेंड्स आएंगे। ओके, आप समझ रहे हो? दूसरी तरीके से समझूं तो अब यहां पर आप देखो, अगर क्या होता है, ये ऑर्बिटल मतलब मैं पहले ZX ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, किसकी? ZX ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं। तो अगर लाइगेंड यहां से अगर बच्चों आता है, अगर इस क्यूब की लेंथ L मान लेते हैं, तो अगर लाइगेंड आता है तो इस ऑर्बिटल से मतलब dxy से इन प्लेन वाले जो इन बिटवीन प्रेजेंट होते हैं उनसे 0.5 L लेंथ की दूरी पर रहता है। क्या रहता है? आप इसको विजुअलाइज करना, अगर विजुअलाइज नहीं कर पाओ
तो आप याद करना इसको, विजुलाइज अब 3D अरेंजमेंट है बच्चों, कैसे विजुलाइज करवा सकता हूं मैं, ऑक्टाहेड्रल तो इजी था आपको विजुलाइज कराने के लिए। तो बच्चों जो ये ऑर्बिटल होते हैं ना, इनसे लाइगेंड इतनी दूरी पर प्रेजेंट होता है, और जो ये ऑर्बिटल होते हैं बच्चों ऑन द एक्सिस, या फिर ये ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ये लाइगेंड से 0.71 एल की डिस्टेंस पर प्रेजेंट होते हैं। तो आप यहां से ये पता लगा सकते हो, ये अंदाजा लगा सकते हो कि बच्चों इनमें से कौन सा लाइगेंड के पास पड़ेगा। तो आपको पता है ये लाइगेंड के पास पड़ेगा, अगर ये पास पड़ेगा तो बच्चों इसके कंपैरिजन में इसकी एनर्जी राइज अप होगी, ऊपर जाएगी। तो मतलब अब की बार इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी ऊपर चली जाएगी और इन दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी नीचे रहेगी। ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? और आपको मैंने नोट्स में अच्छे से दिया हुआ है, वहां से आप डिटेल पढ़ लेना। तो अब इसकी मैं एनर्जी डायग्राम बनाऊं, अगर इसका एनर्जी डायग्राम बनाऊं बच्चों वहां पे, तो क्या बनेगा? अगर इसका एनर्जी डायग्राम बनाऊं तो पता है कि पहले पांच ऑर्बिटल बनाते हैं हम, जो कि फ्री मेटल के होते हैं, फ्री मेटल के होते हैं, तो इनमें कोई भी एनर्जी में डिफरेंस नहीं होता। फिर मैंने आपको बताया था जैसे जैसे लाइगेंड मेटल को अप्रोच करता है तो उसकी एनर्जी तो इंक्रीज होती है, परंतु लाइगेंड में मतलब काफी दूरी पर होता है, बिल्कुल पास नहीं होता। लाइगेंड में इतना दम नहीं होता है कि वो उनकी एनर्जी को अलग अलग कर सके, राइज अप तो होती है, तो तभी तो मैं यहां से यहां एनर्जी राइज अप करके दिखा रहा हूं। इतना दम नहीं है लाइगेंड में अब तक है कि इसकी एनर्जी को तोड़ सके, सेपरेट कर सके दो भागों में। जैसे कि अगर और पास आते हैं बच्चों तो यहाँ पर ऊपर वाले 3 ऑर्बिटल में स्प्लिट हो जाता है, ऊपर 3 चले जाते हैं, नीचे 2 आते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको यहां पर क्या बोलते हैं हम? T2 बोलते हैं, और इसको Eg बोलते हैं। इसके बीच को सेंटर को हम बेरिसेंटर बोलते हैं। जैसा कि उल्टा हो गया, ये कितना हो गया 0.4 डेल्टा। ओ नहीं होगा बच्चों की बात, सीधा डेल्टा आएगा। या ओ क्यों नहीं होगा? क्यों बच्चों? ओ वहां पर हमने यूज किया था ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए, यहाँ पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए TD यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ भी यूज ना करें। नीचे क्या होगा बच्चों? -0.6 डेल्टा। ठीक है, तो ये बच्चों इसका टेट्राहेड्रल का डायग्राम होगा। आई थिंक मैंने नोट्स में आपको दिया हुआ है, और ऑक्टाहेड्रल मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। समझ रहे हो इस बात को आप? तो अब इसके लिए अब जो CFSC वैल्यू होती है बच्चों, क्यों CFSC वैल्यू ये होती है, स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी होती है। मतलब CFSC वैल्यू का मतलब ये दोनों आपस में कितने दूर जा रहे हैं, यही होती है CFSC वैल्यू, स्प्लिटिंग ऑफ द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल स्प्लिट हो रहे हैं, किसके कारण हो रहे हैं? लाइगेंड्स आ रहे हैं, तो उनके बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो ये CFSC वैल्यू किस किस चीज पे डिपेंड करती है, किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, वो टॉपिक्स के बारे में मैं बात करूंगा। इसके 2-3 डिफरेंसेस हैं, मेन डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे हम, और उनको अच्छे से समझेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग CFSC वैल्यू, फैक्टर अफेक्टिंग CFSC वैल्यू। अब आप देखोगे फैक्टर अफेक्टिंग में पहला वो बात करता हूं जो ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अगर बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट मोर होगी तो स्प्लिटिंग या CFSE वैल्यू भी मोर होगी। अगर बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ज्यादा होगी या मोर होगी, तो ये CFSC वैल्यू भी ज्यादा होती है। क्यों होती है? एक बात बताओ, अगर हमारे पास कोई मेटल है, एग्जांपल ले लेता हूं आयरन 2 पॉजिटिव, और दूसरी मेटल है आयरन 3 पॉजिटिव, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, तो मैं बोलता हूं इसकी CFSC वैल्यू ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में। और इसकी वैल्यू क्या होगी? CFSE लो होगी। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण देखो आप। अब एक बात बताओ कि लाइगेंड्स के पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं या फिर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, या तो लोन पेयर प्रेजेंट होता है बच्चों, या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो नेगेटिव चार्ज किस चीज को ज्यादा चाहेगा? पॉजिटिव चार्ज को। अगर लाइगेंड इसके पास यहां पर आकर रुक जाते हैं, समझो क्यों? क्योंकि इनके ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव और
जो लोन पेयर होते हैं या इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं या नेगेटिव चार्ज होता है उनके बीच में अट्रैक्शन होती है। परंतु बच्चों जैसे जैसे पास आता है, जैसे जैसे पास आता है तो इन इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्सन इन इलेक्ट्रॉन पे लगेगी नहीं लगेगी। तो मान के चलो ये यहां पर आकर रुक गए और यहां से अटैच होना शुरू हो गए इसके साथ। अगर Fe3 पॉजिटिव है, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा बच्चों, तो वो ज्यादा पास आएंगे नहीं आएंगे। ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो अगर कम पॉजिटिव चार्ज है बच्चों तो एक डिस्टेंस पर रुक गए। समझने के लिए बता रहा हूं, अगर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा, पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन आपस में अट्रैक्ट करेंगे और ये लाइगेंड ज्यादा पास तक आ जाएगा। अगर बच्चों लाइगेंड ज्यादा पास तक आ गया, ज्यादा पास तक आ गया, तो अब जो लाइगेंड्स के इलेक्ट्रॉन है और मेटल के इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में ज्यादा रिपल्सन होगी, और ज्यादा रिपल्सन होगी तो बच्चों एनर्जी डिफरेंस होगा। जो हम बात कर रहे थे इनके बीच में हम जो बात कर रहे थे वो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, तो CFSC वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का फंडा आप समझ गए होंगे शायद। अब आगे देखते हैं बच्चों, अगला क्या होता है, नंबर ऑफ लाइगेंड्स पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ लाइगेंड्स। अगला क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड्स। अब एक बात करो, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है बच्चों, एक हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो इसके पास कितने लाइगेंड्स होते हैं, 6 होते हैं, इसके पास 4 होते हैं। जब आप देखते हो कि एक मेटल के 6 लाइगेंड लगे, 6 लाइगेंड लगे मतलब 12 इलेक्ट्रॉन, 6 का एक लाइगेंड के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने कंपलसरी होते हैं बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन होने कंपलसरी होते हैं, तो मतलब 12 इलेक्ट्रॉन। अगर 4 लाइगेंड है तो 8 इलेक्ट्रॉन। अब आप बताओ मेटल के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और 12 इलेक्ट्रॉन वहां पर प्रेजेंट है, तो एनर्जी ज्यादा राइज अप होगी या कम होगी एज कंपेयर टू दिस। बच्चों अब मेटल को समझाऊं मैं, ये मेटल है बच्चों, तो एक लाइगेंड 2 3 4 5 और 6, और ये मेटल के ऑर्बिटल है यहां पर, तो इनके बीच में ज्यादा रिपल्शन होगी। तो बच्चों ज्यादा रिपल्शन होगी तो मतलब एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, CFSC वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू टेट्राहेड्रल, क्योंकि टेट्राहेड्रल में 4 लाइगेंड होते हैं, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन के पेयर प्रेजेंट होते हैं, वो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके कंपैरिजन में कम रिपल्सन करते हैं, तो बच्चों एनर्जी कम राइज अप होती है। अगर बच्चों एनर्जी कम राइज अप होगी तो एनर्जी डिफरेंस भी कम होगा, और उस एनर्जी डिफरेंस को तो हम क्या बोलते हैं, CFSC वैल्यू। तो बच्चों आप इसको समझ रहे होंगे। तो अब बात करते हैं बच्चों किस चीज की, हम नेचर ऑफ लाइगेंड्स। जो मैंने बताया था ना आपको कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में लाइगेंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, वीक होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, वीक होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग का मतलब जो ज्यादा पेनिट्रेट कर सके, स्ट्रॉन्ग का मतलब जो मेटल के ज्यादा पास जा सके। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड का मतलब क्या होता है बच्चों, जो मेटल के ज्यादा पास तक पहुंच सके। अगर बच्चों लाइगेंड मेटल के ज्यादा पास तक पहुंच गया तो लाइगेंड्स के इलेक्ट्रॉन और मेटल के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ज्यादा रिपल्शन करेंगे। समझ रहे हो इस बात को, क्या करेंगे, ज्यादा रिपल्शन करेंगे। अगर ज्यादा रिपल्शन करेंगे तो बच्चों रिपल्शन ज्यादा करेंगे तो एनर्जी ज्यादा राइज अप होगी। दोनों ऑर्बिटल्स, जो 3 का सेट ऊपर था या 2 का सेट नीचे था, या 3 का नीचे और 2 का ऊपर, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल में दोनों अलग अलग थे, तो ज्यादा स्प्लिटिंग होगी। अगर ज्यादा स्प्लिटिंग हो गई तो स्प्लिटिंग को तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, CFSC वैल्यू। तो अगर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स होता है बच्चों तो उसमें क्या होता है, ज्यादा CFSC वैल्यू होती है। अगर वीक लाइगेंड्स होता है तो CFSC वैल्यू कम होती है। तो स्ट्रॉन्ग के एग्जांपल बता देता हूं आपको, क्या होता है, CO होता है बच्चों, Ca नेगेटिव होता है, NO2 नेगेटिव होता है, NH3 होता है, Ene भी स्ट्रॉन्ग में आता है बच्चों। अब वीक की बात करूं तो बच्चों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, H2 इंटरमीडिएट में आता है। तो ये बच्चों ऊपर वाले स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स होते हैं, और मैंने आपके नोट्स में दिया हुआ है साफ साफ कि स्ट्रॉन्ग लाइगेंड कौन से होते हैं और वीक लाइगेंड्स कौन से होते हैं, और ये लाइगेंड्स होते हैं। तो बच्चों मैंने 3 फैक्टर बताए जो CFSC वैल्यू को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि फैक्टर अफेक्टिंग CFSC वैल्यू, तो आप बोलोगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है उसकी CFSC वैल्यू ज्यादा होती है, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज के पास ज्यादा
पॉजिटिव चार्ज के पास लिगेंड ज्यादा पास चले जाते हैं, उनके बीच में रिपल्शन ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट वन मैंने आपको क्या बताया था, आपको कैन यू टेल मी, अगर नंबर ऑफ लिगेंड्स ज्यादा होते हैं तो ज्यादा रिपल्शन होती है, ज्यादा रिपल्शन होगी तो CFSC वैल्यू भी ज्यादा होगी। फिर बात की हमने किस चीज की, लाइगेंड्स की। अगर लाइगेंड स्ट्रॉन्ग है तो वो पेनिट्रेट कर मेटल एटम के सेंट्रल मेटल एटम के पास तक पहुंच जाएगा। अगर वो पास तक पहुंच गया तो उनके बीच में रिपल्शन होगी। रिपल्शन होने के कारण क्या होगा बच्चों, एनर्जी डिफरेंस बढ़ेगा और उस एनर्जी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, CFSC वैल्यू। तो बच्चों अब एक कलर की बात करते हैं। कलर का टॉपिक आता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर कैसे दिखता है। आप देखोगे कि 8th चैप्टर आपका डी ब्लॉक एलिमेंट, उसमें देखो KMnO4 पर्पल कलर का होता है, K2Cr2O7 होता है, उसका भी एक बढ़िया कलर होता है। और कॉपर, ये तो आपने पढ़ा ही होगा बच्चों, CuSO4 5H2O होता है, वो ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। तो बच्चों ये कलर इनमें किस कारण आते हैं, और कलर व्हील होता है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना अपना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री कलर में पूछा जाता है कि ये एब्जॉर्ब हो रहा है तो कौन सा कलर दिखेगा। तो सबसे पहले हम भाई इन ट्रांजिशन मेटल में जो डी ब्लॉक की मेटल होती है बच्चों, उनको ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। ट्रांजिशन मेटल में हमें कलर क्यों दिखाई देता है, सबसे पहले हम इन जनरल बात करें बच्चों तो हमें कलर क्यों दिखाई दे रहा है, कलर क्यों दिखाई दे रहा है। कलर बच्चों, अब ये वोल्ट व्हाइट कलर का दिख रहा है आपको, तो इसके ऊपर व्हाइट लाइट आके गिरती है। व्हाइट लाइट मतलब जो सन से आती है प्रिज्म में, उसे प्रिज्म से हम पास आउट करते हैं तो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये बोर्ड में व्हाइट क्यों दिखता है, इसका कारण ये है बच्चों, जब इसके ऊपर जो सनलाइट या व्हाइट लाइट आकर गिरती है तो ये क्या करता है, बाकी सारी कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है और व्हाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या कर देता है, व्हाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, जो रेडिएशन या वेव्स, तो वो अपनी आंखों में आके पड़ेगी तो हमें ये क्या दिखेगा, व्हाइट दिखेगा। अगर बच्चों कोई चीज हमें ब्लैक दिखती है, काले रंग की दिखती है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हो गया कि सन रेज आई या सन से जो लाइट आई या व्हाइट लाइट आई, उस ऑब्जेक्ट ने सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लिया, हमें कुछ रिफ्लेक्ट नहीं किया। कोई चीज हमें रेड कलर की क्यों दिखती है, क्यों, क्योंकि वो रेड व्हाइट लाइट उसके ऊपर गिरती है, उसके ऊपर आकर गिरती है, तो क्या होता है, सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाती है रेड को छोड़कर, और रेड बच्चों को रिफ्लेक्ट कर देता है और अपनी आंखों पर, रेटिना पर गिरती है। रेटिना पर गिरने के बाद हमें वही कलर दिखता है। परंतु कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्यों दिखता है कलर हमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमें बच्चों कलर क्यों दिखता है, इसका कारण क्या होता है, डी ट्रांजिशन। अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है आपको कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमें कलर क्यों दिखता है, तो आप बोल दोगे इट इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन। बच्चों इस डी ट्रांजिशन को समझे, डी ट्रांजिशन मतलब डी और डी ऑर्बिटल के बीच में ट्रांजिशन होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, डी ट्रांजिशन। तो इस डी ट्रांजिशन की बात करूं बच्चों में, तो अब आप देखोगे D1 की बात करता हूं। D1 मतलब एक ऐसा एलिमेंट या ऐसा एटम जिसके डी ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, और वो ऑक्टाहेड्रल, आपको पहले ही बता देता हूं वो क्या है, ऑक्टाहेड्रल स्पीशीज। तो आपको पता है ऑक्टाहेड्रल में 3 ऑर्बिटल नीचे होते हैं और 2 ऑर्बिटल ऊपर होते हैं। आपको इस बात का पता है कि 3 ऑर्बिटल नीचे होते हैं और 2 ऑर्बिटल ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और ऑर्बिटल की फिलिंग भी आपको मैं बता चुका हूं, ऑर्बिटल को में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं, पहले सिंगली फिल करते हैं, फिर हम डबली फिल करते हैं, 1 2 3 4 5। अगर हम उसको फोर्सली इसमें फिलअप करा देते हैं तो पेयरिंग एनर्जी लगाते हैं, जो हमने कैलकुलेशन ऑफ CFSC में मैंने आपको बताया था। वन इंपॉर्टेंट थिंग मोर कि आपको ऑक्टाहेड्रल है उसकी भी CFSC वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप मेरे को कैलकुलेट कर बताना, कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे को कि आपने कैलकुलेट की एक नहीं की। तो बच्चों अगर ये D1 में यहां लिख देता हूं, अगर व्हाइट लाइट आई, व्हाइट लाइट मतलब जो सन से जो लाइट आ रही है, रेज आ रही है, जो प्रिज्म में 7 कलर हमें दिखाती है, अगर वो लाइट आई बच्चों और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिर गई, क्या हो गई, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिर गई, तो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिर गई तो बच्चों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर एनर्जी इतनी गिरी कि ये गैप वो पार कर जाए या फिर यहां से उठकर यहां आ जाए। भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतनी मात्रा में एनर्जी या लाइट गिरी कि वो इसके ऊपर गिरते ही, आपको पता है एनर्जी
या लाइट हीट, मतलब कोई भी चीज गर्म करते हैं, पानी गर्म करते हैं स्टोव के ऊपर, तो उसके अंदर पार्टिकल भागने लगते हैं, मतलब उसको एनर्जी मिली तो पार्टिकल भागना शुरू कर दिया। तो उसी प्रकार बच्चों इसके ऊपर व्हाइट लाइट आके गिरी और वो लाइट कितनी थी कि इस गैप के बराबर थी कि अगर ये एब्जॉर्ब कर ले तो ये उछल कर यहां पर आ सके। मानो लेट अस कंसीडर ये व्हाइट लाइट गिरी इस इलेक्ट्रॉन पर और ये उछल के यहां पे आ गया। अब यहां पे आया तो मतलब बच्चों इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एनर्जी एब्जॉर्ब की है ना, इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है तब यहां पे पहुंचा है। ये बात समझ रहे हो? तो ये एक्साइटेशन हो जाता है, मतलब ऊपर वाले ऑर्बिटल में चला जाता है एनर्जी एब्जॉर्ब कर। परंतु ऊपर वाले ऑर्बिटल में इनका ज्यादा टाइम जी नहीं लगता, ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते, बहुत कम टाइम में ये वापस सेम ऑर्बिटल में आने की कोशिश करेगा। अगर ये सेम ऑर्बिटल में आएगा तो जो एनर्जी ली थी बच्चों वो एनर्जी रिलीज भी करेगा, तो बच्चों वो एनर्जी इन फॉर्म ऑफ कलर रिलीज करता है, ये कलर के फॉर्म में रिलीज करता है, जिसके कारण बच्चों में डी मेटल होती है, उनके बीच में क्या होता है, कलर दिखाई देता है। परंतु कई दिनों से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जा रहा है, जो बच्चों ये क्या होता है, KMnO4। अगर आप KMnO4 में मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो क्या होगी बच्चों, मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आएगी। और अगर +7 के हिसाब से इसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देखोगे तो बच्चों 0 होगा। चलो वो पिछला तो हम समझ गए कि डी के बीच में ट्रांजिशन हो गई, तब क्या किया इसने, एनर्जी ली, जब नीचे आएगा तो एनर्जी छोड़ेगा, एनर्जी छोड़ने के बाद में वो क्या करेगा, जो एनर्जी छोड़ता है वो कलर के फॉर्म में छोड़ देता है। परंतु बच्चों इस D0 में तो D का कोई इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट नहीं है। अगर बच्चों D का कोई इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट नहीं है तो डी ट्रांजिशन कैसे करेगा? अगर डी ट्रांजिशन शो नहीं करेगा तो कलर कैसे दिखाएगा हमें? इट्स ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें क्या काम होता है बच्चों, आपको अगर पूछ लिया जाए KMnO4 में पूछ लिया जाए, K2Cr2O7 में पूछ लिया जाए कि इनमें कलर का क्या कारण होता है। यहाँ पर क्रोमियम होता है बच्चों, क्रोमियम +6 में प्रेजेंट होता है, तो इसमें भी D में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। अगर बच्चों जब तक D में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा, D में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा तब तक ट्रांजिशन कैसे पॉसिबल है? अगर चलो मान लिए एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन से ट्रांजिशन हो जाएगी, D0 मतलब D खाली, तो बच्चों डी ट्रांजिशन कैसे होगी? इट इज नॉट पॉसिबल। फिर भी ये कलर्ड है, इनका रीजन होता है बच्चों LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। अब लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर मतलब लिगेंड इसमें क्या है, O होता है। तो बच्चों ये जो होता है ना Mn+7, तो इसमें जो O होता है, O के पास में इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ये इनको ट्रांसफर करता है, तो इनके कारण बच्चों इसमें कलर आ जाता है। तो बच्चों आपका कलर का भी टॉपिक खत्म हो गया और CFSC VBT ये भी खत्म हो गई। बस बच्चों आपके दो छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, कौन से, बॉन्डिंग इन कार्बोनिल एंड स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है बच्चों, तो ये अगले लेक्चर में हम कवर कर लेंगे और करने के बाद भी बच्चों ये आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है तो मेरे को बताओ, वो मैं यहाँ दोबारा करवा देता हूँ और मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये चैप्टर खत्म होते ही उससे अगले दिन आपका टेस्ट लूंगा। फिर उसके बाद में हम केमिकल काइनेटिक्स शुरू करें या सरफेस केमिस्ट्री शुरू करें, वो कर देंगे, जैसा आप चाहो वैसा कर देंगे। थैंक यू बच्चों। हाँ एक बात और बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, कीमोफोबिया चैनल है मेरा, इसको सब्सक्राइब करो। कोई भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहते हो तो कीमोफोबिया चैनल पे आओ, आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आपको, उसको सब्सक्राइब करो। उस पर मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर क्वेश्चन मेरे से यहाँ पूछते हो तो उसका जवाब मैं कीमोफोबिया पर ही दूंगा। तो आप क्या करोगे, कीमोफोबिया चैनल को सब्सक्राइब करो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप चेक करो। विजिट टू डिस्क्रिप्शन एंड क्लिक ऑन द लिंक ऑफ कीमोफोबिया चैनल एंड गो टू सब्सक्राइब। थैंक यू बच्चों।